सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और अपना अध्ययन निरंतर कर रहे होंगे। बहुत दिन बाद आप लोगों से मुलाकात हुई और सिंथेसिस की एक बहुत लंबी सीरीज़ के बाद मैंने आपसे वादा किया था कि मैं जैसे ही थोड़ा फ्री होता हूँ, टाइम निकालता हूँ, तो मैं ट्रांसफॉर्मेशन की एक सीरीज़ आपके सामने ज़रूर लेके आऊँगा जो क्लास 12th के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो वो इंतज़ार काफ़ी लंबा हुआ, उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। और अब हम लोग आ गए हैं फिर से ट्रांसफॉर्मेशन की सीरीज़ में, और आने वाले समय में हम लोग आप लोगों से इसी तरीके से मिलते रहेंगे और ट्रांसफॉर्मेशन की जो बातें हैं वो आपसे की जाएंगी। तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस हमारा जो अगला जो एक तरीके से लेसन था जिस पर हमें बात करनी थी, वो है हमारा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस। इसको हम देखेंगे। तो निकाल लीजिए कॉपी और पेन, रेडी हो जाइए, क्योंकि इतने टाइम बाद हमें मौका मिला है कि हम आपके पास आएँ और आप लोगों को ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में अच्छी अच्छी जानकारियाँ दें। और ये जो चैप्टर है उसको और आसान भाषा में, इसका जितना बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन इसे कर सकते हैं हम, उतने अच्छे तरीके से हम एक्सप्लेन करने की आपको कोशिश करें। तो उसी सीरीज़ में जो बहुत लंबी सीरीज़ चली है सिंटैक्स सिंथेसिस, तो हमारी तीसरी सीरीज़ आ चुकी है जो किस पर है, ट्रांसफॉर्मेशन पे। तो ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है इसके बारे में बात करेंगे। तो फटाफट आप लोग रेडी हो ही गए होंगे इतने टाइम में। तो अब शुरू करते हैं अपनी इस क्लास को। देखिए, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, ये हमारा क्लास 12th में पूछा जाने वाला वो टॉपिक है जिससे हर साल लगभग क्वेश्चन बनते ही हैं। और ट्रांसफॉर्मेशन ना सिर्फ बहुत सारे चैप्टर्स को अपने अंदर समाहित किए हुए है, अपने अंदर इसने इंक्लूड कर रखा है, बल्कि ये हर एक स्टूडेंट के लिए जो फर्स्ट ईयर क्लास में या इंटर में है, अर्थात 11th और 12th की पढ़ाई कर रहा है, उसके लिए ज़रूरी है। तो अगर ट्रांसफॉर्मेशन आपने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लिया तो आपकी बहुत सारी मुश्किलें जो हैं आसान हो जाएंगी। निश्चित रूप से हमारी सारी सीरीज़ जो हैं वो बहुत विस्तृत होती हैं। मैं किसी भी वीडियो को इस तरीके से नहीं बनाता हूँ या क्लास को इस तरीके से हम डिज़ाइन नहीं करते हैं कि फटाफट हमने आपको 2 मिनट की या 3 मिनट की वीडियोज़ में जो है सब कुछ समझा दिया। ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि मेरा मानना है कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है, और अगर आपको सक्सेस चाहिए तो निरंतर उसके लिए प्रयास करते रहना चाहिए आपको, ताकि आप उस फील्ड में जो है कम से कम माहिर हो सकें और उस चीज़ को अपने बहुत प्रयासों के साथ उसको सीख सकें। तो सफलता का कोई शॉर्टकट है नहीं। तो हम जैसा भी काम यहाँ कर रहे हैं तो उसका हमें परिणाम आगे चलकर मिलता ज़रूर है। तो अभी बहुत टाइम के बाद ये जो क्लास है वो शुरू हुई है, तो मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आप सभी लोग इस क्लास को बहुत अच्छे तरीके से देखें, समझें, और कोई भी परेशानी है या कोई समस्या है तो उसके लिए हम हाजिर हैं कि आप कमेंट में जो है उसको लिखें, ताकि हम आपकी समस्या का निदान कर सकें, उसको सॉल्व कर सकें। तो ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, देखिएगा ध्यान से। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, डेफिनेशन पहले पढ़ते हैं। जैसा कि हमें पता है कि लंबी सीरीज़ होने वाली है तो बहुत विस्तृत चर्चा इस पर की जाएगी, आप लोग बहुत धैर्यपूर्वक इसको देखिएगा। तो जेसी नेस्फील्ड ने लिखा है। जेसी नेस्फील्ड कौन है? तो जेसी नेस्फील्ड एक ऐसे ग्रामेरियन जिन्होंने जो ग्रामर्स में ट्रांसफॉर्मेशन के लिए काम किए हैं, तो वो बहुत ही ज़्यादा, एक तरीके से कहा जाए तो उनके इस योगदान को, उनके इस कंट्रीब्यूशन को बहुत स्नेह दुलार दिया जाता है कि उन्होंने इस ट्रांसफॉर्मेशन पे अपने विचार व्यक्त किए हैं। तो जेसी नेस्फील्ड क्या कहते हैं, उन्होंने क्या बताया है इसके बारे में, वो हम देख रहे हैं। तो जेसी नेस्फील्ड लिखते हैं कि टू ट्रांसफॉर्म अ सेंटेंस इज़ टू चेंज इट फ्रॉम वन ग्रामेटिकल फॉर्म टू अनदर विदाउट अल्टरिंग इट्स सेंस। इसका क्या मतलब हुआ? लिखा हुआ है टू ट्रांसफॉर्म अ सेंटेंस, मतलब हमें किसी वाक्य को इस तरीके से बदलना है, इज़ टू चेंज इट फ्रॉम वन ग्रामेटिकल फॉर्म, जो एक ग्रामेटिकल यानी व्याकरणिक रूप से बदल सके, अल्टर हो सके। अल्टर मीन्स चेंज करना, बदलना। और कैसे चेंज हो सके, कैसे सेंटेंस चेंज होगा, याद रखिएगा कि हम एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में, अर्थात अनदर फॉर्म में हम जाएंगे तो। लेकिन लिखा हुआ है कि इसका सेंस नहीं बदलना चाहिए, विदाउट अल्टरिंग। कहने का मतलब है इसका सेंस चेंज नहीं होना चाहिए। मैं क्या कहता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। बहुत छोटी सी बात है। अगर मैं आपको ट्रांसफॉर्मेशन की इस परिभाषा को बहुत सरल तरीके से समझाऊँ तो ये है कि ट्रांसफॉर्मेशन एक ऐसी टेक्निक है
कि जिसमें हम सेंटेंस को बदलते तो हैं, लेकिन कोशिश ये करते हैं कि उस सेंटेंस का टेंस ना बदले और उसका जो रियल मीनिंग है वो ना चेंज हो पाए। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना, ये दो चीज़ें नहीं बदलनी चाहिए। अगर ये नहीं बदल रही हैं तो निश्चित रूप से आपने एक सेंटेंस को उसकी दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। और साथ ही साथ ये भी बताया है कि हमारा जो परिभाषा है कि एक सेंटेंस को दूसरी फॉर्म में चेंज करना है, लेकिन उसमें हमारा जो सेंस है वो बदलना नहीं चाहिए। ये चीज़ कहलाती है ट्रांसफॉर्मेशन। तो आशा है कि आप यहाँ तक समझ गए होंगे। तो एक एग्जांपल से इसको थोड़ा सा और स्पष्ट करते हैं आपको और उस बात को क्लियर किया जाए। तो लिखा हुआ है, एक सेंटेंस छोटा सा दे दिया गया है, ही इज़ टू स्ट्रॉन्ग टू बी डिफीटेड। अब आप कहेंगे कि सर आपने तुरंत जो है रिमूव टू ऐड टू वाले हमारे सामने प्रश्न रख दिए। ऐसा कुछ नहीं है, केवल आपको समझाने के लिए एग्जाम्पल दिया जा रहा है। इसके बाद हम लगभग सारे टॉपिक्स पर बात करेंगे, चाहे वो इंट्रोगेटिव हो, अफर्मेटिव टू इंट्रोगेटिव हो या अफर्मेटिव टू नेगेटिव हो। बहुत सारी इसमें जो हैं एक तरीके से बातें हैं, अगर छात्रों को वो विस्तृत रूप से नहीं पता होंगी तो आगे वो काम नहीं कर पाएंगे, ये आप मान के चलिए। ठीक है, तो इस पर हमें जो काम करना है अपना, वो बहुत बारीकी से काम करना होगा। ये केवल एग्जाम्पल रखा गया है आपके सामने कि आप इसको समझ पाएँ, और आप कतई चिंता ना करें, क्योंकि आपके क्लास में, आपके 12th और 11th क्लास में जो रिमूव टू से ऐड टू से लगाकर नीचे तक की श्रृंखला 13 सीरीज़ की दी हुई है, उन सब पर हम बहुत अच्छे तरीके से बात करेंगे, तो उसकी परेशानी आप ना लें। ठीक, तो देखिए ध्यान से, केवल समझने के लिए ये एग्जाम्पल आपके सामने दिया गया है। तो लिखा हुआ है, ही इज़ टू स्ट्रॉन्ग, ही इज़ टू स्ट्रॉन्ग, वो बहुत ताकतवर है, टू बी डिफीटेड, हराने के लिए। इसका क्या मतलब है कि उसको डिफीट नहीं किया जा सकता, उसको हराया नहीं जा सकता, वो बहुत ताकतवर है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, यहाँ पर नीचे मत ध्यान दीजिएगा, उसको बाद में समझाएंगे। यहाँ देखिएगा ध्यान से, ही इज़ टू स्ट्रॉन्ग। अब देखो यहाँ पे इज़ लगा हुआ है। ठीक, सेंटेंस का टेंस आपको जानना है, और नीचे लिखा हुआ है, ही इज़ टू स्ट्रॉन्ग टू बी डिफीटेड। ये सिंपल सेंटेंस हमें दे दिया गया है। अब आप कहेंगे सर सिंपल सिंथेसिस और ट्रांसफॉर्मेशन दोनों में आ रहा है, तो उसके लिए मैंने छोटा सा यहाँ पर एक रिव्यू दे दिया है आपको अपनी तरफ से, कि आप यहाँ पर देख के उसको समझ सकें। लेकिन पहले में यहाँ ध्यान देना है। पहले ये सिंपल सेंटेंस में ये दिखाया गया है कि ही इज़ टू स्ट्रॉन्ग टू बी डिफीटेड। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, सिंपल सेंटेंस तो है, दरअसल इसकी रियल मीनिंग नहीं बदल रही है। इसकी रियल मीनिंग पॉजिटिव सेंस दे रही है, और बहुत ताकतवर है, यानी वो हराने के लिए बहुत ताकतवर है, उसको कोई हरा नहीं सकता, इस तरीके से बात की जा रही है। लेकिन यहाँ पर नहीं शब्द नहीं आया है, वो बहुत ताकतवर है। ठीक है, और याद रखिएगा, ये जो टू है ये एडवर्ब टू है। ठीक है, बहुत सारे लोग इसको जानते होंगे। ये वाला जो टू है ये प्रीपोजिशन टू है। ठीक, और ये वाला जो टू है वो एडवर्ब टू है। ठीक, इसके बारे में हम विस्तार से जानते ही हैं। इसका मतलब होता है बहुत। ठीक, दरअसल ये वेरी का सेंस करता है, वेरी, सो, इन सब का। तो ही इज़ टू स्ट्रॉन्ग टू बी डिफीटेड, ये पॉजिटिव सेंस का वाक्य है। तो उन्होंने कहा कि इस सेंटेंस को आप चेंज कीजिए। सिंपल दे दिया था, और उन्होंने कहा इसे कॉम्प्लेक्स बनाइए, इसको जटिल वाक्य बनाइए, और इसमें कुछ ऐसा कीजिए कि आप अपनी बात तो कहें लेकिन उसका अर्थ ना बदले। आप अपनी बात तो कहें लेकिन उसका अर्थ ना बदले, ये बात कही जा रही है सामने जो हमारा सेंटेंस है उसको चेंज करने के लिए। तो कैसे नहीं बदलेगा, देखो ध्यान से। लिखा हुआ है, ही इज़ सो स्ट्रॉन्ग दैट शी कैन नॉट बी डिफीटेड। मेरी बात ध्यान से सुनना। लिखा हुआ है, ही इज़ सो स्ट्रॉन्ग दैट शी कैन नॉट बी डिफीटेड। इसको मैंने चेंज कैसे किया, सुनना। लिखा हुआ है वो बहुत ताकतवर है, वो बहुत ताकतवर है कि वो हार नहीं सकती। इसका मतलब ये हुआ कि वो इतनी ताकतवर है कि उसको हराया नहीं जा सकता। वो इतनी ताकतवर है कि उसको हराया नहीं जा सकता। छोटा सा और एग्जांपल देते हैं आपको इस बात को और हल्के से समझने के लिए। जैसे मैंने आपसे कहा किसी वाक्य में, जैसे बचपन में हम लोग क्या करते थे, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव ऐसे बदलते थे। तो आप लोगों को याद होगा कि हम लोगों को वाक्य कोई दे दिया जाता था, कोई सेंटेंस दे दिया जाता था, उसको चेंज करते थे। जैसे लिखा हुआ है, ही इज़ रनिंग। ठीक है, ये अफर्मेटिव वाक्य है, इसको नेगेटिव चेंज कर रहे हैं, तो ही इज़ नॉट रनिंग। वो भाग रहा है, वो नहीं भाग रहा है। दोनों चीज़ों में आपने फ़र्क महसूस किया होगा कि पहले वाले जो मैंने सेंटेंस बोले, ही इज़ रनिंग और ही इज़ नॉट रनिंग, इन दोनों में ऊपर वाला जो सेंटेंस है, ही इज़ रनिंग, इसमें पॉजिटिव सेंस मिल रहा है और लड़का भाग रहा है। लेकिन जब इसका मैंने नेगेटिव बनाया, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, या इसका जब मैंने नेगेटिव बनाया, ही इज़ नॉट रनिंग,
तो यहाँ लड़का भाग नहीं रहा है। दरअसल आपने किसी व्यक्ति की या वस्तु की या किसी चीज़ की भी अवस्था को चेंज कर दिया। पहले वो भाग रहा था और अब आप जैसे ही नेगेटिव चेंज करेंगे वो भागेगा नहीं। लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन यहीं पर मज़ेदार चीज़ सिखाता है। वो कह रहा है ऐसा दिमाग लगाओ कि पॉजिटिव से नेगेटिव चेंज तो हो। ध्यान से सुनिएगा, वो कह रहे हैं ऐसा दिमाग लगाओ कि पॉजिटिव से नेगेटिव चेंज तो हो, लेकिन उसका जो मीनिंग है वो बदलना नहीं चाहिए। अब ये हमारे लिए एक पहेली हो गई, एक रिडल हो गया है। RIDDLE, रिडल मीन्स पहेली। तो एक पहेली हो गई है कि कैसे हम इसको चेंज करें। नए बच्चों के लिए खास कर ये जो 11th में बच्चे आते हैं, पहली बार पढ़ते हैं, तो उनको खासा दिक्कत होती है कि कैसे इसे चेंज किया जाए कि नेगेटिव भी बनाना है और इसका सेंस भी ना बदले, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पर ग्रामेरियंस ने कुछ रूल्स बना रखे हैं कि हम कुछ ऐसा करें। जैसे आपको एक छोटा सा उदाहरण देते हैं। आम मीठा है, पहले हिंदी में समझते हैं फिर इंग्लिश में समझना। आम मीठा है, तो ग्रामेरियंस ने कहा कि ये जो सेंटेंस है आम मीठा है, इसको हम ऐसे नेगेटिव बनाएंगे कि इसका रियल मीनिंग नहीं चेंज होगा। कैसे? आम मीठा है, अब खूब दिमाग लगाइए और आप इसके मीनिंग को बदले बिना इसे नेगेटिव बनाइए। तो जो नए नए बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, इसको जब नेगेटिव बनाएंगे तो उनको सिखाया गया नॉट लगा दीजिए हेल्पिंग वर्ब के बाद और वो नेगेटिव चेंज हो जाता है। तो जैसे द मैंगो या अ मैंगो इज़ स्वीट, अ मैंगो इज़ स्वीट, अब हम नॉट लगा के इसका क्या बना रहे हैं, नेगेटिव बना रहे हैं। अ मैंगो इज़ नॉट स्वीट, पक्का। लेकिन बात तो फिर आपने गड़बड़ कर दी। ट्रांसफॉर्मेशन कह रहा है करो कुछ भी, मीनिंग नहीं चेंज होना चाहिए, विदाउट अल्टरिंग इट्स सेंस। परिभाषा पे ध्यान दीजिए, ये नहीं चेंज होना चाहिए। तो क्या करना है, समझना ध्यान से। आम मीठा है, इसका नेगेटिव ये हो सकता है, दिमाग लगाइए, इसका नेगेटिव ये हो सकता है कि आम खट्टा नहीं है। ठीक है, कि आम खट्टा नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि ये ऑटोमेटिक क्या है, मीठा है। जब कोई चीज़ खट्टी नहीं है तो वो चीज़ मीठी है। आम की दो ही अवस्थाएं हैं, आम की दो ही अवस्थाएं हैं कि वो खट्टा हो सकता है या मीठा हो सकता है। और हम सभी लोग जानते हैं जब वो खट्टा नहीं मैंने कह दिया तो वो ऑटोमेटिक मीठा हो गया। अगर मुझे इसका नेगेटिव बनाना है तो आप समझ रहे होंगे और आपके चेहरे पे स्माइल आ रही होगी कि हाँ सर आपने बात तो सही कही कि आम मीठा है। इसका मतलब है कि अगर हम इसको नेगेटिव बनाना चाहें तो ऐसे बना सकते हैं कि आम खट्टा नहीं है, पक्का। तो ऑटोमेटिक मीठा है। अब देखिए बिना किसी सेंस को चेंज किए आपने एक सेंटेंस को पॉजिटिव से नेगेटिव बना दिया है। ये चीज़ ज़रूरी है। अगर इतना आप समझ ले गए हैं तो ये जान लीजिए कि आपने ट्रांसफॉर्मेशन की पहली सीढ़ी पर कदम रख दिया है। तो कैसे कह सकते हैं, अ मैंगो इज़ स्वीट, तो इसका नेगेटिव बन जाएगा अ मैंगो इज़ नॉट सोर, खट्टा। ठीक है, तो स्वीट का हम एनोनिम लगा देते हैं। अब ये ग्रामेरियंस ने रूल बनाए हैं, इस पर चर्चा होगी तो आपको और इंटरेस्ट आएगा इस बात पे। ठीक है, तो अ मैंगो इज़ नॉट सोर, ये चीज़ हमारी ट्रांसफॉर्मेशन में चेंज हो जाएगी। और साथ ही साथ ट्रांसफॉर्मेशन में ये आकर आप सेंटेंस फॉर्म कर लेगी और साथ ही साथ इसका जो मीनिंग है वो भी बदलेगा नहीं। आम मीठा पहले भी था और आम बाद में भी मीठा रहा। दरअसल यही ट्रांसफॉर्मेशन आपको सिखाना चाहता है। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है कि ही इज़ टू स्ट्रॉन्ग टू बी डिफीटेड। इसका क्या मतलब हुआ कि वो इतनी पावरफुल है कि उसको कोई हरा नहीं सकता। तो ही इज़ सो स्ट्रॉन्ग दैट शी कैन नॉट, एक सेकेंड, यहाँ पर शी नहीं ही कीजिए क्योंकि बात लड़के के बारे में हो रही है। ही इज़ टू स्ट्रॉन्ग टू बी डिफीटेड ना, लड़का है, तो ही इज़ सो स्ट्रॉन्ग दैट ही कैन नॉट बी डिफीटेड, कि वो इतना पावरफुल है कि उसको कोई हरा नहीं सकता। यानी लड़का पहले भी स्ट्रॉन्ग रहा और लड़का बाद में भी स्ट्रॉन्ग है। आप चेक कर लीजिए, यहाँ भी इज़ है, यहाँ भी इज़ है, कहीं पर भी टेंस चेंज नहीं हुआ है। और साथ ही साथ आपने इसका नेगेटिव सेंस निकाल कर भी अपनी बात को साबित कर दिया। सिंपल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड पर बहुत लंबी सीरीज़ मेरी कम से कम 17-18 वीडियोस की पड़ी हुई है सिंथेसिस की, और वहाँ पर मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाया था कि सिंपल कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड के जो वाक्य होते हैं वो किस तरीके से बनते हैं। तो यहाँ पर देखो क्या लगा हुआ है, दैट ही कैन नॉट बी डिफीटेड। दैट ये क्लॉज जुड़ा हुआ है, दैट क्लॉज से जुड़ा हुआ है, दैट के साथ कंजंक्शन का काम कर रहा है, ये क्लॉज और जुड़ा हुआ है इसमें।
लेकिन क्या कहा गया है कि ऊपर वाला वाक्य यदि पॉजिटिव है तो आप उसको इस तरीके से, इस खूबसूरती के साथ बदलिए कि उसका मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने कह दिया ही इज़ टू स्ट्रॉन्ग टू बी डिफीटेड, तो हमने क्या कहा, ही इज़ सो स्ट्रॉन्ग दैट ही कैन नॉट बी डिफीटेड। अब आपके मन में एक प्रश्न आ रहा होगा, सर ये दैट और ही कैन नॉट ये कहाँ से लग जाता है? तो जल्दबाजी नहीं करनी है, हर एक चीज़ को बहुत विस्तार में समझेंगे हम लोग, ठीक है, परेशान नहीं होना है। पहले हम केवल सिंपल आपको समझा रहे हैं कि ये होता क्या है। अब देखो, एक विद्यार्थियों के मन में एक प्रश्न और आता है कि सर सिंटैक्स हमने पढ़ लिया, फिर आपने सिंथेसिस की सीरीज़ पढ़ाई, मैंने कहा हाँ पढ़ाई, उसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन हम पढ़ रहे हैं। बहुत सारे विद्यार्थियों के मन में संकोच रहता है, पूछते हैं, बहुत सारे लोग मुझसे मिलते हैं तो उनको बताता भी हूँ कि ट्रांसफॉर्मेशन और सिंथेसिस ये एक नहीं है। याद कीजिए, मैंने जब सिंथेसिस की सीरीज़ आपको पढ़ाई थी तो उसमें बताया था कि मैंने कहा था कि वहाँ पर 2 वाक्य दिए जाते हैं। याद कीजिए, सिंथेसिस में आपको 2 वाक्य दिए जाएंगे और ट्रांसफॉर्मेशन में आपके पास केवल 1 वाक्य होगा। ये इसका मेन डिफरेंस है, ये इसका मुख्य अंतर है कि यहाँ पर आपको 1 वाक्य मिलेगा, जबकि जब हम सिंथेसिस में जाते हैं तो फुल स्टॉप से 2 वाक्य सेपरेट रहा करते थे। याद कीजिए, अगर आपको याद नहीं आ रहा तो आप पुनः वो वीडियोस देखिए, बहुत लंबी सीरीज़ है। और मैं फिर से इस वीडियो में आपसे कह रहा हूँ, आप किसी भी लेसन को जब टच करते हैं, आप मेरी कोई भी सीरीज़ पढ़ रहे हैं, चाहे वो सिंटैक्स पढ़ रहे हैं, चाहे वो ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ रहे हैं या सिंथेसिस पढ़ रहे हैं, मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है कि पार्ट 1 से पढ़िए। जब मैंने उसको संक्षिप्त तरीके से ना पढ़ाकर बिल्कुल विस्तार से पढ़ाया है, तो आप विस्तार पूर्वक दी गई क्लासों को अच्छे से पढ़ने का प्रयास कीजिए। और यहाँ पर जो भी आप पढ़ेंगे, चाहे ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ रहे हैं तो नंबर 1, 2, 3, 4, 5 इस तरीके से आप पार्ट पढ़ते चले जाएंगे। बीच से पढ़ेंगे समझ में नहीं आएगा और विद्यार्थियों को असुविधा हो, ये मैं नहीं चाहता। तो मेरी विनम्र विनती है आपसे कि आप ऐसा कतई ना करें कि आप बीच बीच में से वीडियोस या क्लासेस को देख रहे हैं, ये गलत है। आप लगातार उसको अच्छे तरीके से सहज रूप में देखिए, लगातार लाइन बाय लाइन, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चों के मन में एक प्रश्न आता है कि सर ट्रांसफॉर्मेशन और सिंथेसिस में मुख्य अंतर क्या है? तो ट्रांसफॉर्मेशन और सिंथेसिस में मुख्य अंतर ये है सर कि सिंथेसिस में आपको 2 वाक्य दिए जाएंगे। देखिए, एक ये वाक्य है और एक ये वाक्य है, यानी सेंटेंस नंबर 1 एंड सेंटेंस नंबर 2। और देखिए, दोनों ही वाक्य फुल स्टॉप से सेपरेट हैं, यानी अलग अलग हैं। अब आपको क्या करना है कि आपको सिंथेसिस करना है, यानी उसको संयोजित करना है, एक साथ लाना है, ठीक। और इसको हिंदी में संश्लेषण कहते हैं। दरअसल यहाँ पर सिंथेसिस का मतलब होता है वाक्यों को जोड़ना। एक चीज़ समझ जाओ, जान लो, काम हो गया। सिंथेसिस का मतलब है वाक्यों को जोड़ना, जबकि ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब है वाक्यों को बदलना। सिंथेसिस में क्या होता है कि आप 2 वाक्यों को जोड़ रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन में 1 वाक्य को आप बदल रहे हैं, ये जानते हुए कि उसकी मीनिंग बदलनी नहीं चाहिए। कि कोई भी आप ट्रांसफॉर्मेशन कीजिए, बस इतना ध्यान रखिएगा कि उसका रियल सेंस जो है वो चेंज ना हो, ये आपको ध्यान रखना है। तो ट्रांसफॉर्मेशन देखिए, पहला जो सेंटेंस दिया हुआ है, ही सेड ही विल नॉट कम, उसने कहा वो नहीं आएगा। तो लिखा हुआ है ही सेड दैट, अब देखिए दैट क्लॉज से जुड़ गया, ही वुड नॉट कम। अब विल को आपने सेकंड फॉर्म में चेंज किया, वुड नॉट कम, कि वो नहीं आ सकता। क्लियर? अब नीचे ट्रांसफॉर्मेशन में देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर केवल और केवल आपको एक छोटा सा वाक्य दे दिया गया है और सेम वही वाक्य है जो ऊपर लिखा हुआ है, ही सेड दैट ही वुड नॉट कम। तो मैंने यहाँ भी ही सेड दैट ही वुड नॉट कम एक साथ लिखा हुआ है, लेकिन वो कह रहे हैं कुछ ऐसा चेंज करो, उसने कहा कि वो नहीं आएगा, इस तरीके से हमने कहा। तो यहाँ पर जब हम इसको चेंज कर रहे हैं तो हमें कुछ ऐसा करना है कि हमारी बात पूरी भी हो जाए और साथ में उसका मीनिंग ना बदले। तो मैंने इसको चेंज किया, ही डिनाइड, उसने मना कर दिया, हिज अराइव, यानी वो नहीं आ सकता। इस बारे में मैंने किसको चेंज किया है कि वो नहीं आ सकेगा, उसने अपनी अराइविंग को मना कर दिया है, डिनाई कर दिया है। इस तरीके से मैंने एनोनिम लगा के इसको चेंज किया है। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है कि अगर आप इतना समझ गए हैं तो निश्चित रूप से आप ट्रांसफॉर्मेशन के मुख्य द्वार पर खड़े हैं। और अगर ये स्लाइड आपको समझ में आई है, इस चीज़ में जो भी मैंने आपको समझाया है, ये आपको अगर समझ में आया है, निश्चित रूप से आप ट्रांसफॉर्मेशन की पहली सीढ़ी पर कदम रख चुके हैं। ये ट्रांसफॉर्मेशन है। और ये जो बच्चों के मन में, विद्यार्थियों के मन में ये टेंशन रहती है कि ट्रांसफॉर्मेशन और सिंथेसिस में मेन जो डिफरेंस है वो क्या है, वो यही है कि सिंथेसिस में 2 सेपरेट वाक्य हैं, उनको आपने जोड़ा है,
और नीचे ट्रांसफॉर्मेशन में एक वाक्य है, उसको इस तरीके से बदला है, उसको इस तरीके से चेंज किया है कि उसका रियल मीनिंग चेंज नहीं हुआ है। आशा करता है यहाँ तक आप समझ गए होंगे। और अब हम ट्रांसफॉर्मेशन के डिफरेंट सेक्शंस के बारे में बात करेंगे, डिफरेंट सेक्शंस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। तो चलिए समझते हैं। सबसे पहले तो हम बात करेंगे इस चैप्टर में यूज़ ऑफ रिमूवल एडवर्ब टू। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पर एक चीज़ और है, अगर रिमूव टू की बात हो रही है तो साथ ही साथ ऐड टू भी करना है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, यूज़ ऑफ रिमूवल एडवर्ब टू, ऐड टू, ये चीज़ हमें करना है। जब ये समझ जाएंगे तो हमारा अगला जो टॉपिक होगा वो होगा इंटरचेंज ऑफ डिग्री ऑफ कंपैरिजन। यहाँ पर हम 3 चीज़ों के बारे में बात करेंगे। एग्जेक्टिव की 3 डिग्रियाँ हैं, कौन कौन सी, तो आप सभी को पता ही है पहले से। सबसे पहली डिग्री का नाम है पॉजिटिव, देन हम अगली डिग्री का नाम लेते हैं, इसका क्या नाम है, कंपैरेटिव, और तीसरी डिग्री हमारी होती है सुपरलेटिव। लेकिन हम यहाँ पर केवल डिग्रियाँ नहीं सीखेंगे, हमें इसमें बहुत सारे जो चेंजेस होते हैं वो सीखने हैं। ठीक है, तो केवल डिग्रियाँ सीखने से काम नहीं चलेगा, वो तो हमें बचपन से पता है कि हॉट हॉटर हॉटेस्ट होती है, कोल्ड कोल्डर कोल्डेस्ट होती है, बहुत सारी डिग्रियाँ हैं और उनके ऊपर विशेष चर्चा होगी। उसके बाद नो अदर, वेरी फ्यू, मोस्ट अदर, एनी अदर, ये सारे जो एक छोटे से शब्द हैं इनका यूज़ करके किस तरीके से पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव चेंज किया जाता है, इनके बारे में बात होगी। उसके बाद हमारा बेहद इंटरेस्टिंग टॉपिक जो हम बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, उस पर हमारी चर्चा होगी। लेकिन इस चर्चा के लिए मैं आपको बता दूं, मेरे ही चैनल पर, इसी चैनल शिक्षणम एजुवर्स पर पैसिव वॉइस से रिलेटेड वीडियो आपके पास पहले से मौजूद है। जिन बच्चों ने अभी तक उसको नहीं पढ़ा है तो आपको पता होगा कि हम इस सेक्शंस को, यानी ये जो इंटरचेंज ऑफ एक्टिव एंड पैसिव वॉइस है, ये मैं वहाँ पर पढ़ा चुका हूँ, आप लोग वहाँ से उसे कंप्लीट करेंगे। ठीक है, ये पोर्शन मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप इसे पूरा करेंगे। कहाँ से, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस की जो सीरीज़ पहले से ही चैनल पर पड़ी हुई है, उस क्लास को आप देख के अपना कार्य अवश्य करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा सीरीज़ है उसका नाम है इंटरचेंज ऑफ इंट्रोगेटिव एंड असर्टिव सेंटेंस। तो किस तरीके से इंट्रोगेटिव सेंटेंस को असर्टिव चेंज करना है लेकिन उसका मीनिंग नहीं बदले, इस तरीके से हम सीखेंगे कि जैसे मैंने अभी आम वाला उदाहरण दिया था, मैंगो वाला, कि उसमें हम पॉजिटिव टू नेगेटिव चेंज करते हैं लेकिन उसका रियल जो सेंस है, रियल जो मीनिंग है वो चेंज नहीं होता है। इस तरीके से जब हमारी बातें होंगी तो वो चर्चा आगे विशेष रूप से आपके लिए फलदायी होगी। अब आगे इंटरचेंज ऑफ इंट्रोगेटिव एंड असर्टिव सेंटेंस ये करने के बाद अगला टॉपिक हमारा चलेगा इंटरचेंज ऑफ अफर्मेटिव यानी पॉजिटिव वाक्य, किसमें हम लेंगे, नेगेटिव में। तो ये हमारा टॉपिक रहेगा, एक बहुत अच्छा और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक जो हम इसमें पढ़ने वाले हैं। ये जितनी चीज़ें आप बोर्ड पर देख रहे हैं, ये कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन आपके यहाँ है, जो फर्स्ट ईयर और इंटर दोनों क्लासेस में आपके लिए दिया गया है। और साथ ही साथ कॉम्पिटिशन क्लासेस में भी इनका बहुत सारा जो सेंटेंस है वो पूछा जाता है और क्लासेस में। तो याद रखिएगा कि इन सबको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है और इस तरीके से पढ़ना है कि आप आगे तक इसको अच्छे से अपने लिए प्रिपेयर कर सकें। अब अगला है हमारा इंटरचेंज ऑफ एक्सक्लेमेटरी एंड असर्टिव सेंटेंस। किस तरीके से हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को और असर्टिव सेंटेंस को एक दूसरे में चेंज करेंगे, ये भी हमें देखना है। और उसके बाद हमारा पार्ट है इंटरेस्टिंग, ये थोड़ा सा लंबा चलेगा। इसका नाम है इंटरचेंज ऑफ वन पार्ट ऑफ स्पीच फॉर अनदर। एक पार्ट्स ऑफ स्पीच को दूसरी पार्ट्स ऑफ स्पीच के लिए किस तरीके से चेंज किया जा सकता है, इस पर हमारी चर्चा होगी। और ये जो अभी मैं आपको थोड़ी देर पहले समझा रहा था, याद कीजिए क्या समझा रहा था, कि हमारा जो ट्रांसफॉर्मेशन है और सिंथेसिस है, उनमें किस तरीके से सिंपल कंपाउंड कॉम्प्लेक्स की जो श्रेणी है वो बटी हुई है। मतलब सिंथेसिस के सिंपल कंपाउंड कॉम्प्लेक्स बनाने का तरीका अलग है और ट्रांसफॉर्मेशन के सिंपल कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स बनाने का तरीका अलग है। इस तरीके से हम इस पर चर्चा करेंगे। तो ये हमारी 6 पार्ट की सीरीज़ होगी। मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कन्वर्जन ऑफ, यानी बदलना है, कन्वर्जन मीन्स चेंज करना है, और किस में चेंज, कन्वर्जन मीन्स चेंज करना है और किस में चेंज करना है, सिंपल टू कंपाउंड, यानी सिंपल सेंटेंस को कंपाउंड कैसे चेंज करेंगे। अब ये बहुत बड़ी बात नहीं है, सिंपल और कंपाउंड को मैं बहुत अच्छे तरीके से आपको समझा चुका हूँ क्या होता है, लेकिन क्योंकि ये चैप्टर ट्रांसफॉर्मेशन है और ट्रांसफॉर्मेशन में कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स और सिंपल, इनका अलग अलग महत्व है, तो मैं यहाँ पर वो भी आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगा ताकि इसमें आपको कोई भी परेशानी ना हो। और इस प्रकार के कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स और सिंपल पढ़ने के बाद ये जिम्मेदारी आपकी बनती है कि अगर आप सिंथेसिस की वीडियो देख कर आए हैं तो बहुत शुभकामनाएं आपको, आप उस चीज़ से इसको रिलेट करके देखिएगा। और अगर आपने वो सीरीज़ अभी नहीं देखी है तो इस सीरीज़ को देखने के बाद आप तुरंत वहाँ पर जाएंगे और वहाँ पर जो सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स आपको मैंने पढ़ाया है
वो चीज़ आप उससे रिलेट करके देखेंगे कि क्या इनमें डिफरेंस है या नहीं है। अगर है तो आप मुझे बताएंगे कमेंट के माध्यम से, और नहीं है तो भी मुझे बताएंगे, ताकि मैं जान सकूं कि आपने इस चीज़ पर रिसर्च की है या नहीं की है। अब आगे देखते हैं। कन्वर्जन ऑफ सिंपल टू कंपाउंड, यानी सिंपल से कंपाउंड चेंज करना है। और सेम इसका नीचे वाला जो उदाहरण दिया गया है वो उल्टा है कि कंपाउंड टू सिंपल चेंज करना है, फिर सिंपल टू कॉम्प्लेक्स चेंज करना है, और फिर कॉम्प्लेक्स टू सिंपल चेंज करना है। नेक्स्ट जब हमारे 4 पार्ट हो जाएंगे एक दूसरे में चेंज करके, तो कंपाउंड टू कॉम्प्लेक्स करना है और फिर कॉम्प्लेक्स टू कंपाउंड चेंज करना है। इसको आप ऐसे समझिए, अगर मैं थोड़ा सा यहाँ पर आपको दिखाने का कोशिश करूँ तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स, ये 3 चीज़ें हैं, ठीक। तो सिंपल टू कंपाउंड चेंज करेंगे, फिर कंपाउंड टू सिंपल चेंज करेंगे, ऐसे ही कंपाउंड टू कॉम्प्लेक्स चेंज करेंगे, कॉम्प्लेक्स टू कंपाउंड चेंज करेंगे, फिर सिंपल टू कॉम्प्लेक्स चेंज करेंगे और कॉम्प्लेक्स टू सिंपल चेंज करेंगे। ये 6 तरीके हमारे एक दूसरे में चेंज होंगे, बदलेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमें इसके डिफरेंट सेक्शंस को जो है अपने लिए पढ़ना भी है और साथ ही साथ देखना भी है कि हम किस तरीके से इस वाक्य को बना पाते हैं। तो बिना देरी करे हम अपना जो पहला टॉपिक है जिसका नाम है रिमूवल एडवर्ब टू, इसको शुरू करने जा रहे हैं। तो तैयार रहिए। आप पहली हेडिंग आपकी पड़ेगी यूज़ ऑफ रिमूवल एडवर्ब टू। चलिए समझते हैं। रिमूवल ऑफ एडवर्ब टू, क्या करना है इसमें? एडवर्ब टू को हटाना है। कैसे हटाएंगे, क्या करेंगे, इंटरेस्टिंग बातें हैं, देखते हैं। पहले रूल्स को समझते हैं कि हमारे सामने कुछ हमने एग्जाम्पल लिख रखे हैं, इस एग्जाम्पल को समझते हुए फिर हम अपनी बातों को आगे बढ़ाएंगे। ये एग्जाम्पल्स हैं और ये रूल लिखे हुए हैं कि हमें कैसे काम करना है कि हमारा जो सेंटेंस है वो गड़बड़ ना हो सके और हम अच्छे से उसको ट्रांसफॉर्म कर लें। तो देखिए, सबसे पहले देखो क्या लिखा हुआ है कि रूल 1 कहता है कि टू को सो में बदलिए। मतलब जहाँ पर एडवर्ब टू मिल रहा है उसको हमें सो में चेंज करना है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, ये नियम है। क्योंकि दिए गए एडजेक्टिव के बाद में अब फिर क्या करना है, उसके बाद जो आपको एडजेक्टिव मिलता है, जैसे गुड मिलता है, बिजी मिलता है, हॉट मिलता है, कोल्ड मिलता है, जो भी आपको एडजेक्टिव दिया गया है, इनको जैसे ही आप देखेंगे इसके तुरंत बाद हमें किसका, दैट कंजंक्शन का प्रयोग करना है। दैट क्या है? तो कंजंक्शन है, ध्यान रखिएगा, दैट कंजंक्शन का प्रयोग करना है। इसके बाद दैट के बाद सब्जेक्ट के अनुसार नाउन का प्रयोग कीजिए। सब्जेक्ट के अनुसार नाउन का प्रयोग करने का क्या मतलब है? जैसा सब्जेक्ट दिया हुआ है वैसी संज्ञा लगानी है। अब केवल नाउन की बात नहीं कर रहे हैं, अकॉर्डिंग टू हम उसके प्रोनाउन भी यूज़ करेंगे, ठीक है। ध्यान रखिएगा, हर जगह मतलब ज़्यादातर विशेष रूप से प्रोनाउन का यूज़ किया जाता है। मतलब जो सब्जेक्ट दिया हुआ है वो स्वयं में ही नाउन है और उसके बाद हम उसके अकॉर्डिंग नाउन नहीं लगाते हैं, क्या लगाते हैं? प्रोनाउन लगाते हैं। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है। रूल नंबर 2 क्या कहता है? पहले अच्छे से रूल, ये सारी चीज़ें मैं इसलिए आपको लिख देता हूँ ताकि आप सभी लोग जो है अपनी नोटबुक में से नोट कर सकें अच्छे से। तो क्या लिखा हुआ है? इसके बाद क्या करना है, इसके पश्चात वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले आए टू को, यानी जो हमारा प्रीपोजिशन टू है, इसमें कैन नॉट, इसे कैन नॉट में बदलना है, ठीक है। अब अगर ये टेंस, याद रखिएगा प्रेजेंट टेंस है, तो मैं यहाँ पर एक बात विशेष रूप से बता दूं, अगर ये प्रेजेंट टेंस है, मतलब जो सेंटेंस आप पढ़ रहे हैं वो प्रेजेंट में है तो कैन नॉट में चेंज करोगे, अगर पास्ट में है तो कुड नॉट में चेंज करोगे। इतनी सावधानी आप अपनी रखेंगे, ठीक है। क्या लिखा हुआ है? तो इसके पश्चात जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी उससे पहले यदि टू आया हुआ है तो इसको कैन नॉट में चेंज करना है। कब? जब आपका टेंस जो है वो प्रेजेंट में हो। अगर टेंस प्रेजेंट में नहीं है, पास्ट में है, तो क्या करेंगे? पास्ट टेंस में हो तो टू को कुड नॉट में बदलना है, यानी ये जो हमारा प्रीपोजिशन टू है ये टू हट जाएगा। अब प्रेजेंट टेंस है तो किस में चेंज होगा? कैन नॉट में। अब पास्ट टेंस है तो किस में टू चेंज हो जाएगा? कुड नॉट में। ये क्लियर हुआ सबको? अभी सारी बातें इतनी ज़्यादा क्लियर नहीं हो रही होंगी, जब हम एग्जाम्पल को समझेंगे और फिर हम रूल को कंपेयर करेंगे तो हमें और अच्छे समझ में आएगा। लेकिन ये भूमिका आपके मस्तिष्क में बनाना ज़रूरी है कि आप इसको जान जाएंगे तो ये और अच्छे से आपको समझ में आएगा। रूल नंबर 3 कहता है कि निर्जीव सब्जेक्ट है, निर्जीव मीन्स लिविंग बीइंग ना हो, ठीक है। चाहे वो टेबल है, चेयर है, कूलर है, एयर कंडीशनर है, फ़ैन है, कुछ भी है, निर्जीव सब्जेक्ट है आपका, उसके होने पर दैट के बाद, यानी कंजंक्शन जब हम दैट लगाएंगे तो उसके बाद प्रोनाउन वन, ध्यान रखिएगा। अभी हम इसके लिए आपके लिए एग्जाम्पल लेके आए हैं। प्रोनाउन किसका यूज़ करते हैं? वन का यूज़ करते हैं। इसको मस्तिष्क में अपने दिमाग में रखिएगा, का प्रयोग कीजिए। क्योंकि किंतु वाक्य में टू बी होने पर अगर कहीं आपको टू बी मिल जाता है, टू बी शब्द मिल जाता है इस तरीके से,
टू अलग मिल जाता है, बी अलग मिल जाता है। इसके होने पर प्रोनाउन क्या लगाया जाता है, इट का प्रयोग किया जाता है। ये बहुत ज़रूरी पॉइंट है। रूल नंबर 3 इज़ योर मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट। क्या लिखा हुआ है, रूल नंबर 3 जो है वो हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। तो इसके होने पर प्रोनाउन इट का प्रयोग किया जाता है। और अगर हमारे प्रोनाउन मतलब हमारा सब्जेक्ट जो है वो निर्जीव है तो हम प्रोनाउन किसका यूज़ करेंगे, वन का। रूल नंबर 4 क्या कहता है, इस बात को समझेंगे कि यदि वाक्य में फॉर मी, फॉर अस, फॉर देम का प्रयोग हुआ है तो एडवर्ब क्लॉज बनाते समय, मतलब जब हम दैट के बाद क्लॉज बनाएंगे, अपना सेंटेंस जोड़ेंगे, तो वहाँ पर दैट के बाद फॉर मी को आई में, फॉर अस को वी में और फॉर देम को दे में चेंज किया जाता है। ठीक है, ये चीज़ आप 4 रूल अपने दिमाग में रखिए। और इसी में एक चीज़ और बात मैंने जोड़ दी है, इसी प्रकार फॉर के साथ अन्य ऑब्जेक्ट के आने पर भी, फॉर के साथ कोई भी ऑब्जेक्ट आए तो उससे संबंधित, क्या लिखा हुआ है, तो उनसे संबंधित या उन्हें आने पर भी उन्हें संबंधित सब्जेक्ट में बदल दिया जाता है। उन्हें संबंधित सब्जेक्ट में बदल दिया जाता है। किसमें बदल दिया जाता है बेटा, संबंधित सब्जेक्ट में बदल दिया जाता है। ये चीज़ ध्यान रखना। जैसे बाई चांस उदाहरण आपको समझाते हैं, जैसे लिखा हुआ फॉर हिम आया है तो आप उसे ही में चेंज कर देंगे, फॉर हर आया है तो शी में चेंज कर देंगे। मैंने यहाँ पर 3 इसलिए लिख दिए ताकि आपको समझ में आए। वैसे हो बहुत सारे सकते हैं, यू आया हुआ है तो यू में ही चेंज होगा। ठीक है, अगर फॉर अस वी में होता है, फॉर मी आई में होता है, फॉर देम दे में होता है, तो आप सभी लोगों को पता है ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम होता है और शी का ऑब्जेक्टिव केस हर होता है, जैसा कि आप पहले से जानते हैं। तो मैंने क्या कहा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ही इज़ टू बिजी। अब देखिए हम एग्जाम्पल शुरू कर रहे हैं और हम इसको कंपेयर करेंगे। ठीक है, ध्यान रखना। तो ही इज़ टू बिजी टू कम हेयर, इसका क्या मतलब है, ही इज़ टू बिजी टू कम हेयर, वो यहाँ आने के लिए बहुत बिजी है। कहने का मतलब वो इतना बिजी है कि वो यहाँ आ नहीं सकता। अब देखिए पॉजिटिव वाक्य आपने चेंज किया है नेगेटिव में, ही इज़ टू बिजी टू कम हेयर, इसका मतलब है वो बहुत बिजी है यहाँ आने के लिए। अब इसका नेगेटिव चेंज कर रहे हो, लेकिन जो इसका फ़र्क है वो हमारे सेंटेंस पर नहीं पड़ रहा है। ये जो नकारात्मकता है ये सेंटेंस पर लिखी तो गई है परंतु हावी नहीं है, इसको प्रभावित नहीं कर रही है, इसके मीनिंग को प्रभावित नहीं कर रही है, इसके मीनिंग को चेंज नहीं कर रही है। और ट्रांसफॉर्मेशन की शर्त भी यही है कि आपकी मीनिंग चेंज नहीं होनी चाहिए और टेंस भी चेंज ना हो। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले इज़ आया हुआ है, क्या पहचान लिया कि सर ये प्रेजेंट टेंस है। पक्का ये पहचानना ज़रूरी है कि प्रेजेंट है, क्योंकि याद रखना इसमें 2 शर्तें हैं कि अगर प्रेजेंट में है तो किस में चेंज करोगे, कैन नॉट में, और अगर पास्ट में है तो किस में चेंज करोगे, कुड नॉट में चेंज करोगे। ये चीज़ ध्यान रखना। तो ही इज़ टू बिजी टू कम हेयर, यहाँ पर टेंस हमारा चेंज हो गया तो हम किस में चेंज करेंगे भाई, जो इससे संबंधित है टेंस वही, यानी प्रेजेंट में ही। तो हम ही इज़ टू बिजी टू कम हेयर को किस तरीके से बना रहे हैं, देखो ये सिंपल हो गया और ये इसका कॉम्प्लेक्स हो गया। ऐसे मैंने सारे बनाए हैं, ये सिंपल है, ये कॉम्प्लेक्स है, ये सिंपल है, कॉम्प्लेक्स है, सिंपल है, कॉम्प्लेक्स है, सिंपल है, कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, वो लिखने की ज़रूरत नहीं क्योंकि बोर्ड पे इतनी जगह नहीं है। ठीक है, तो आप समझिए इस बात को अच्छे से। ही इज़ सो बिजी दैट ही कैन नॉट कम हेयर, इसको कैसे बनाया, देखिए नेगेटिव तो बनाया है लेकिन मीनिंग वही है। ही इज़ टू बिजी टू कम हेयर, वो यहाँ आने के लिए बहुत बिजी है। इसका मतलब तो यही हुआ कि वो इतना बिजी है कि वो यहाँ आ नहीं सकता, ये चीज़ है। लेकिन नहीं, अपने आप निकला ना, बस यही चीज़। तो ही है सब्जेक्ट तो ही लगा दिया, प्रेजेंट टेंस है प्रेजेंट टेंस की हेल्पिंग वर्ब लगा दी। अब वो क्या कह रहे हैं, टू को सो में बदलिए, तो ठीक है हमने टी डबल ओ को किस में चेंज कर दिया है, सो में चेंज कर दिया है। अब इसके बाद क्या, दिए गए एडजेक्टिव के बाद, अब बिजी होना ये एडजेक्टिव है। ठीक है, यहाँ पर बिजी है तो ये एडजेक्टिव हो गया हमारा। और इसके बाद किसका प्रयोग कीजिए, दैट का प्रयोग कीजिए, ये कर दिया हमने किसका प्रयोग कर दिया, दैट का। और नीचे क्या लिखा हुआ, दैट के बाद सब्जेक्ट के अनुसार प्रोनाउन का प्रयोग कीजिए। तो एक बात बताओ, ही के लिए ही प्रोनाउन ही तो आएगा, अरे भाई ही के लिए ही प्रोनाउन ही तो आएगा, सही है। उन्होंने कहा उसके अनुसार ही कीजिए, उसके अनुसार ही प्रोनाउन का यूज़ होना चाहिए। तो ही इज़ सो बिजी, अब बिजी के बाद देखो उन्होंने क्या दिए गए एडजेक्टिव के बाद दैट का प्रयोग कीजिए और दैट के बाद सब्जेक्ट के अनुसार प्रोनाउन का प्रयोग कीजिए। तो हमने एडजेक्टिव के बाद दैट लगा दिया और इसके तुरंत बाद हमने क्या किया, ही के अनुसार सब्जेक्ट लगाया, प्रोनाउन लगाया, तो क्या लगाया, ही लगाया। अब उन्होंने क्या कहा, अगर प्रेजेंट टेंस में हो, इसके पश्चात वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले आए हुए टू को, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देखो चेक करो, यही तो है। थोड़ा सा इसको साफ करके लिखा देते हैं, यहाँ लिखा था टू कम, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कम है। और याद करो क्योंकि आप सभी लोग सिंथेसिस पढ़ के आए हो तो मैंने वहाँ पर जेरेंड पार्टिसिपल और इन्फिनेटिव केस के बारे में चर्चा की थी, याद कीजिए।
टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इन्फिनेटिव केस कहलाती है। याद रखिएगा, किसी भी सेंटेंस में यदि टू आया हुआ है तो टू के बाद यदि वर्ब का यूज़ करना है तो वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगी और इसी को इन्फिनेटिव केस कहा जाता है। इन्फिनेटिव केस दो प्रकार के होते हैं, एक टू इन्फिनेटिव होता है, एक बेयर इन्फिनेटिव होता है। बेयर इन्फिनेटिव क्या होता है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बेयर इन्फिनेटिव कहलाती है, जबकि टू के साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या कहलाती है, टू इन्फिनेटिव कहलाती है। तो ये इन्फिनेटिव केस, जेरेंड केस, पार्टिसिपल केस ये बहुत ज़रूरी हैं। अगर आपको नहीं पता है, मेरी एक बार फिर से आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पीछे जाइए, सिंथेसिस की पूरी सीरीज़ पड़ी हुई है, बहुत अच्छे से देखने के बाद आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो वहाँ देख लीजिए इसको और अच्छे से, और समय मिलेगा तो मैं इसमें भी आपको बता दूंगा। ठीक है, तो ही इज़ सो बिजी दैट ही कैन नॉट कम हियर। क्लियर, ये आपका हो गया। और कैसे, पहले समझिए ध्यान से, क्या लिखा हुआ है, ही के बाद अगर ये सब्जेक्ट है तो इसके अनुसार हमारा प्रोनाउन भी ही आएगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, वो कह रहे हैं इसके पश्चात जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, देखो चेक करो, कम है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पहले आए हुए, देखो पहले क्या आया है, टू आया है कि नहीं आया है, अरे जल्दी से बताओ, पहले क्या आया है, टू आया है। तो कह रहे हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले आए हुए टू को कैन नॉट में बदलिए, कैन नॉट में चेंज कर दिया। तो ठीक है, ये जो हमारा टू था ये किस में चेंज हो गया, कैन नॉट में। क्लियर, ये बात सबको पता है, कैन नॉट में चेंज हो गया, वेरी गुड। अब एक चीज़ और बता दें, कैन नॉट कब चेंज करना है, रट चुके हो, प्रेजेंट होगा तो कैन नॉट और पास्ट होगा तो कुड नॉट। क्लियर, ध्यान रखना। अब हमने कैन नॉट में चेंज कर दिया जैसा कि नियम हमसे कहता है, फिर क्या बचा सर, हमारी फिर वर्ब बची, तो वर्ब की हमने फर्स्ट फॉर्म लगा दी। अब इतने विद्वान आप सभी साथी हैं कि आपको पता है कि जब भी कैन, कुड, मे, माइट, चाइल्ड, शुड, विल, वुड ये सब मॉडल्स आते हैं तो इनके बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज़ होता है। तो कैन नॉट के बाद हमने क्या लगाया, कम लगाया, जो कि हमारे वाक्य में भी था। और लास्ट में हम क्या लगा देंगे, हेयर का हेयर एडवर्बियल रख दिया जाएगा। कितने लोगों को पहला सेंटेंस समझ में आ गया है? बिल्कुल सेम, अगर आप रूल के अकॉर्डिंग चलेंगे तो यहाँ तक के रूल में सारी बातें स्पष्ट होकर आपके सामने आ गई हैं। ये बात आपको क्लियर हुई कि नहीं हुई, ये चीज़ है। तो पहला सेंटेंस था ही इज़ टू बिजी टू कम हेयर, तो हमने क्या बना दिया, ही इज़ सो बिजी दैट ही कैन नॉट कम हेयर। क्लियर है सबको? अब दूसरा सेंटेंस है द क्वेश्चन इज़ टू डिफ़िकल्ट टू सॉल्व, यानी ये जो प्रश्न है ये हल करने के लिए बहुत ही कठिन है। क्या लिखा हुआ, ये जो प्रश्न है ये हल करने के लिए बहुत ही कठिन है। इसका क्या मतलब है, ये प्रश्न इतना कठिन है कि इसको हल नहीं किया जा सकता। दरअसल आप पॉजिटिव बात यही तो कहना चाहते थे, आप पॉजिटिव बात यही तो कह रहे हैं कि ये प्रश्न इतना कठिन है, ये प्रश्न हल करने के लिए बहुत कठिन है। इसका मतलब यही हुआ कि ये प्रश्न इतना कठिन है कि इसको हल नहीं किया जा सकता। अब देखना ध्यान से, तो उन्होंने कहा कि आप सिंपल को कॉम्प्लेक्स बनाओ तो, आप एडवर्ब क्लॉज लगाओ तो, लेकिन ध्यान रखना कि इसका मीनिंग ना चेंज हो। तो मीनिंग नहीं चेंज होगा तो हमने सीधे क्या कर दिया, उन्होंने कहा है हमसे कि ये प्रश्न हल करने के लिए बहुत कठिन है, हमने कह दिया ये प्रश्न इतना कठिन है कि इसको हल नहीं किया जा सकता। सिंपल बात बोल दी हमने, लेकिन देखो अफर्मेटिव से नेगेटिव चेंज हो गया लेकिन मीनिंग पर फ़र्क नहीं पड़ा, यही चेंज करना है। देखो ध्यान से, द क्वेश्चन इज़ टू डिफ़िकल्ट टू सॉल्व, अब कैसे बनाएंगे, उन्होंने कहा है जैसे हमारा कर्ता रखा हुआ है, सब्जेक्ट रखा हुआ है, तो हमने ये सब्जेक्ट छांट लिया, हमारा द क्वेश्चन क्या हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया। क्लियर है? अब देखो ध्यान से, तो द क्वेश्चन और उसके बाद हमने देख लिया कि सर हमारा जो इज़ लगा हुआ है ये प्रेजेंट है, तो हमने इज़ लगा दिया। और एक चीज़ जैसे ही हम प्रेजेंट देखते हैं तुरंत हमारे माइंड में क्लियर हो जाती है कि इज़ है तो कैन नॉट लगाना है, पास्ट है तो सॉरी इज़ बता रहे, जब प्रेजेंट है तो कैन नॉट लगाना है और अगर पास्ट है तो कुड नॉट लगाना है। देखिए ध्यान से, तो द क्वेश्चन इज़, समझना ध्यान से, द क्वेश्चन इज़, अब जहाँ भी हमको टू मिलेगा तो टू को हमें किस में चेंज कर देना है, हमारा नियम कहता है कि हम उसको किस में चेंज कर देंगे, सो में चेंज कर देंगे। तो क्या लिखा हुआ, द क्वेश्चन इज़, टू को किस में चेंज कर दिया बच्चा, देखो द क्वेश्चन सब्जेक्ट हो गया, इज़ हेल्पिंग वर्ब हो गई, इससे हमें कोई मतलब नहीं है, हम यहाँ से अपना ट्रांसफॉर्मेशन करना शुरू करते हैं। तो टू को किस में चेंज कर दिया, सो में चेंज कर दिया। अब इसके बाद क्या आया हुआ है, इसके बाद आया है डिफ़िकल्ट, इसके बाद क्या आया हुआ है, इसके बाद आया है डिफ़िकल्ट। डिफ़िकल्ट के बाद ध्यान रखना यहाँ पर ये एडजेक्टिव है, किसी प्रश्न का कठिन होना उसकी एडजेक्टिविटी को दिखाता है, वो एडजेक्टिव है। तो क्या है, सो के बाद हमने टू को किस में चेंज कर दिया, सो में, उसके बाद हमने एडजेक्टिव लगा दिया। अब वो क्या कह रहे हैं सर, अब वो कह रहे हैं कि दिए गए एडजेक्टिव के बाद दैट का प्रयोग कीजिए, तो दिए गए एडजेक्टिव के बाद हमने दैट का प्रयोग कर दिया। क्लियर हो गया, आराम समझ में आ रहा होगा, तो दैट का प्रयोग हो गया। अब एक बात बताओ, उन्होंने एक चीज़ और कही थी, सारी बातें अलग, ये तो हम बता ही चुके हैं कि अगर आपको प्रेजेंट मिले तो टू को कैन नॉट में, और पास्ट मिले, पास्ट टेंस में हो तो टू को कुड नॉट में चेंज करते हैं। एक चीज़ यहाँ पर और थी, थोड़ा सा ध्यान दो कि निर्जीव सब्जेक्ट के होने पर
दैट के बाद प्रोनाउन वन का प्रयोग किया जाता है। इसका मतलब देखना ध्यान से, उन्होंने क्या कहा है कि अगर निर्जीव सब्जेक्ट है, एक बात बताओ यहाँ पर ही जिंदा है या मर गया है? अरे यार कोई व्यक्ति है, अब वो लड़का है तो उस सेंस क्या है लिविंग बीइंग का, तो हमने ही के लिए क्या लगाया है, उसी प्रोनाउन का यूज़ किया है जो उसके लिए सूटेबल है। नीचे ये जो दूसरा प्रश्न है इसमें जो लिखा हुआ है द क्वेश्चन, प्रश्न कभी जीवित नहीं होते, ठीक है, ध्यान रखना, ग्रामेटिकली प्रश्न कभी जीवित नहीं होते, तो ये निर्जीव करता है। और निर्जीव कर्ता के लिए जब भी हम दैट के बाद प्रोनाउन लाएंगे तो उन्होंने हमें इंगित किया है, इशारा किया है कि आप क्या करेंगे कि सर वन का प्रयोग करेंगे। क्लियर? तो हम यहाँ पर दैट के बाद वन का प्रयोग कर देंगे, ये चीज़ ध्यान रखना। और चूंकि हमें पता ही है, जब हमें पता है कि टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले जो टू आया है उसको कैन नॉट में चेंज करना है, तो एक बात बताओ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सॉल्व है कि नहीं, जल्दी बताओ। एक बात ध्यान रखना, ऑपरेशन करना बहुत ज़रूरी है। जब पिछली वीडियोस कराई थी उसमें भी था, ऑपरेशन का मतलब होता है कि सेंटेंस में एक एक एलिमेंट को हम पहचानते हैं, एक एक तत्व को पहचानते हैं। तो द क्वेश्चन ये क्या हो गया, सब्जेक्ट, इज हेल्पिंग वर्ब है, टू ये क्या है, एडवर्ब टू है जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, डिफिकल्ट क्या है, एडजेक्टिव है, और ये जो टू सॉल्व है ये इन्फिनेटिव केस है, ये प्रीपोजिशन टू है, और सॉल्व मेन वर्ब है। ध्यान रखना, सॉल्व क्या है, मेन वर्ब है, और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म होती हैं, ये चीज़ ध्यान रखना। तो क्या लिखा हुआ है, टू सॉल्व। अब सॉल्व से पहले समझना ध्यान से, ये मेन वर्ब है कि नहीं, तो वही तो कह रहे हैं कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देखो क्या अभी हमने बताया था, इन्फिनेटिव केस में टू के बाद हमेशा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है। इन्फिनेटिव केस में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है टू के बाद, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। तो इस मेन वर्ब से पहले देखो टू आया है कि नहीं आया है, तो वो कह रहे हैं इस टू को किस में चेंज कर देना है, प्रेजेंट है तो कैन नॉट में, और पास्ट है तो कुड नॉट में चेंज कर देना है। तो भाई हमने इसको क्या कर दिया, इस टू को हमने किस में चेंज कर दिया, कैन नॉट में। आप सभी लोग जानते हैं कैन नॉट को शॉर्ट में कांट भी कहा जाता है, तो मैंने शॉर्ट में यहाँ लिख दिया है कांट, ठीक है, ध्यान रखना, उसी को कैन नॉट कहते हैं, ठीक है। और अगर हमें कुड नॉट को शॉर्ट में कहना हो तो कुडंट कहा जाता है, ठीक है, ध्यान रखना, क्या कहते हैं, कुडंट कहते हैं, ये चीज़ ध्यान रखना। तो कैन नॉट हो गया। अब यहाँ पर हमने टू को किस में चेंज कर दिया, कैन नॉट में। अब उन्होंने क्या कहा, अब उन्होंने कहा कि अब क्या करेंगे, हम मेन वर्ब जो हमारी बची हुई है वो हम लगा देंगे। जैसे याद रखो कैन नॉट के बाद कम आया था कि नहीं आया था, अरे कैन नॉट एक मॉडल है, हम सभी लोग जानते हैं मॉडल, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, इन सबके साथ क्या लगती है, मॉडल्स हैं, तो इनके साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, चाहे यूज टू हो, चाहे नीड नॉट टू हो, ये सारी जो मॉडल्स हैं इनके बाद हमेशा क्या लगता है, ए मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। तो जैसे कैन नॉट के बाद आपने कम लगाया था, ऐसे यहाँ भी कैन नॉट के बाद आप क्या लगाएंगे, सॉल्व लगाएंगे, यहाँ पर सॉल्व आ गया। और एक चीज़ और सुन लो ध्यान से, लिखा हुआ है द क्वेश्चन इज सो डिफिकल्ट दैट वन कैन नॉट सॉल्व इट, यानी इसे, ये कितने बच्चों को पता है भैया कमेंट करके बताना कि सर जब द क्वेश्चन जहाँ पर आया है ये निर्जीव करता है, और निर्जीव करता के लिए हम इट का प्रयोग अपनी तरफ से करते हैं, ठीक है। अगर आप इतना छोड़ देंगे तब भी सेंटेंस गलत नहीं माना जाएगा, टू सॉल्व दैट वन कैन नॉट सॉल्व हो सकता है, अगर इट लगा देंगे तो आप ये समझदारी दिखाएंगे कि हमें पता है कि ऊपर जो द क्वेश्चन आया हुआ है उसके लिए यहाँ पर इट का प्रयोग किया गया है। निर्जीव करता है हम पहले से जानते हैं, बचपन से हमने प्रोनाउन पढ़ा है कि उसके लिए इट का यूज़ किया जाता है, बाकी सभी जीवित कर्ताओं के साथ उसके साथ ऑब्जेक्ट उनके लगते हैं। तो यहाँ तक आपको बात समझ में आई होगी। अब हम अगले सेंटेंस पे चलते हैं जिसका नाम है ये वाला, द न्यूज़ इज़ टू गुड टू बी ट्रू। इसका क्या मतलब है, ये खबर इतनी अच्छी है कि इस पर यकीन नहीं हो रहा, ये खबर इतनी अच्छी है कि इस पर यकीन नहीं होता। तो देखो ध्यान से क्या लिखा हुआ है, ये खबर बहुत अच्छी है यकीन करने के लिए। इसका क्या मतलब है, मैंने क्या बताया, इसको सिंपल भाषा में समझना, ये खबर बहुत अच्छी है यकीन करने के लिए। इसका मतलब तो यही हुआ कि ये खबर इतनी अच्छी है कि इस पर यकीन नहीं होता। आप समझ गए, देखो ऊपर पॉजिटिव बोला मैंने और नीचे नेगेटिव। इसका क्या मतलब है, ये खबर बहुत अच्छी है यकीन करने के लिए, मतलब इतनी अच्छी खबर हमें ये नहीं मतलब आशा थी, ऐसी हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि हमें इतनी अच्छी खबर मिलेगी, मतलब यकीन नहीं हो रहा है कि इतनी अच्छी खबर मिली है। जैसे किसी बच्चे का किसी सरकारी मान लीजिए एग्ज़ाम है या कोई, या बाई चांस उसका सपना सफल हो जाता है, जो भी वो बनना चाहता था वो वही पद प्राप्त कर लेता है जो उसकी ख्वाहिश थी। तो अगर कोई व्यक्ति आके कहे कि भैया तुम इसमें सेलेक्ट हो गए हो, तो उसको अपने कानों पे भरोसा नहीं होता, तो सामने से वो कहता है कि भाई ये खबर ऐसी सुनाई, हमें तो अपने कानों पे यकीन नहीं हो रहा है कि हम मतलब इस पद पे पहुंच गए या ये अचीवमेंट मेरे लिए है, इस तरीके से। तो वही चीज़ यहाँ पे कही जा रही कि ये खबर इतनी अच्छी है यकीन करने के लिए, मतलब इतनी अच्छी खबर है कि हमें इस पर यकीन नहीं हो रहा है। तो मीनिंग तो देखो यही रहा
कि ऊपर पॉजिटिव बात कही है, ये खबर इतनी अच्छी है यकीन करने के लिए, ठीक है। और नीचे नीचे क्या कहा गया है, ये खबर इतनी अच्छी है कि इस पर यकीन नहीं हो रहा है। तो बस नीचे ऊपर अफर्मेटिव और नीचे नेगेटिव, वही ये दो चीज़ें आप लोग अगर समझ गए तो काम जान लो हो गया। तो क्या लिखा हुआ है, द न्यूज़ हमारा सब्जेक्ट है, इज़ हमारी हेल्पिंग वर्ब है, टू क्या है, एडवर्ब टू है, और गुड क्या है सर, गुड एडजेक्टिव है। और यहाँ पर एक विशेष बात ध्यान दो, यहाँ पर एक शब्द आया है टू बी। अब आप कहोगे सर यहाँ पर मेन वर्ब कहाँ है, भैया बी मेन वर्ब है, ये चीज़ ध्यान रखना। मैं फिर से कह रहा हूँ बी मेन वर्ब है। और बहुत सारे लोग जानते होंगे, मेरे विद्वान साथी जानते होंगे कि अगर मैं कहीं पर खाली जगह पाऊँ तो मैं आपको बताऊँ, यहाँ पर बताता हूँ कि बी जो होती है, बी फर्स्ट फॉर्म होती है, बी की सेकंड फॉर्म होती है वॉज, और बी की थर्ड फॉर्म होती है बीन। ये चीज़ ध्यान रखना, बी मेन वर्ब है। और यहाँ पर अगर कोई बच्चा कहे कि सर यहाँ पर मेन वर्ब है ही नहीं, तो दरअसल उसकी जो शिक्षा में है वो थोड़ी सी कमी है। ध्यान रखिएगा, टू जो है वो बी के साथ आया हुआ है, यानी बी मेन वर्ब है और यहाँ पर इन्फिनेटिव केस बन रहा है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ये टू इन्फिनेटिव केस बना रहा है, टू बी आया हुआ है और साथ में ट्रू यहाँ पर एडवर्बियल का काम कर रहा है, सॉरी कॉम्प्लीमेंट का काम कर रहा है, ठीक है, ध्यान रखना। तो टू बी ट्रू, ये चीज़ ध्यान रखना। अब पूरा हो गया ये वाक्य, अब हम इसको कैसे चेंज करेंगे, देखो ध्यान से। द न्यूज़ इज़, अब देखो द न्यूज़ क्या हो गया, सब्जेक्ट ऐसे रखा, चूँकि हमें पता है इज़ लगा हुआ है और इज़ यहाँ भी लगाएंगे, क्यों, क्योंकि प्रेजेंट में ही चेंज होगा। उसके बाद उन्होंने कहा कहीं भी आपको टू मिले तो आप इसको किस में बदलिए, सो में बदलिए, चेंज कर दिया। और फिर उसके बाद हम क्या रखेंगे, एडजेक्टिव रख देंगे, गुड हो गया। यहाँ पर याद रखना डिग्री नहीं बदलनी है, जो हमारा अगला टॉपिक होने वाला है वहाँ पर हम डिग्री बदलेंगे। गुड लिखा हुआ है, बेटर करेंगे, बेस्ट करेंगे, वहाँ डिग्री बदली जाएगी, यहाँ नहीं बदली जाएगी, ये चीज़ ध्यान रखना। इज़ सो गुड, अब क्या करेंगे सर, जहाँ पर भी आपको टू मिले तो उसको किस में चेंज कर देना है, कैन नॉट में। उससे पहले एडजेक्टिव के बाद हमें दैट लगाना है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, कितने बच्चों को पता है ये नियम मैंने अभी यहाँ पर पढ़ाया है। देखो क्या लिखा हुआ है कि वन का प्रयोग कीजिए, किंतु वाक्य में टू बी, देखो लिखा हुआ है टू बी होने पर प्रोनाउन इट का प्रयोग कीजिए, इसलिए यहाँ इट आया है। मैंने इसीलिए कहा कि एक स्लाइड पर एक तरफ आपको रूल दिखा दिए और दूसरी तरफ आपको एग्जाम्पल दिखा दिए, तो चीज़ें और अच्छे तरीके से आपके सामने रखी जा सकती हैं, ठीक है। अब फ़िलहाल मेरे पास वो सुविधा नहीं है कि मैं डिजिटल बोर्ड पे और सारी चीज़ें भगवान करेगा, ईश्वर करेगा तो वो भी एक दिन होगा मेरे पास, और फिर और अच्छे तरीके से अध्ययन आपको करवा सकेंगे। लेकिन फिर भी मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पर जो भी सुविधाएँ मेरे पास मौजूद हैं, मैं उन्हीं के सहारे पर आपको बेस्ट से बेस्ट पढ़ाने की प्रयास कर रहा हूँ। और अगर आपको मेरा ये प्रयास अच्छा लग रहा हो तो आप इसको बहुत पसंद कर सकते हैं और अपने दोस्तों में जो है इसको बता सकते हैं कि आप भी यहाँ से तैयारी कर सकते हैं। तो मेरा आपसे कहना है कि बस अगर मैं इस बात को एक तरीके से समाज में रखूं तो निश्चित रूप से एक टीचर या एक पढ़ाने वाला या जो भी इस भारत देश में जितने भी शिक्षक हैं जो कहीं ना कहीं मेरी तरह या मुझसे ऊपर पोजीशन में पहुंचकर बच्चों को पढ़ा रहे हैं, निश्चित रूप से वो बहुत मेहनत कर रहे हैं और आप सबका ये कर्तव्य बनता है कि उनको प्रोत्साहित कीजिए, क्योंकि हम सभी लोगों का मोटिवेशन सिर्फ आप लोगों का प्यार होता है। आप लोग देखते हैं, समझते हैं, तो हम लोगों तक वो एनर्जी अपने आप पहुंच जाती है कि कैमरे पर होते हुए भी हमें इस बात का यकीन होता है कि सामने वाला व्यक्ति हमको देख रहा है, हमको सुन रहा है, तो हम अपनी पूरी कोशिश करते हैं कि आपको बेस्ट से बेस्ट पढ़ाया जाए। उसके लिए फिर हम ये नहीं देखते कि हम कितने घंटे से खड़े हैं, फिर कितना टाइम ले रहे हैं, कितना टाइम हो गया है हमें। अभी मेरे ख्याल से 10:30 बज रहा है रात का, और मेरा जो घर है वो यहाँ से बहुत दूर है लगभग, तो 10:30 बज रहा है रात का, और ये जो एरिया है जहाँ पर मैं ये आपको पढ़ा रहा हूँ ये मेरे घर से बहुत दूर है, तो अभी मुझे घर के लिए भी निकलना है। लेकिन फिर भी मैं क्या कह रहा हूँ, वो मेरी अपनी जिम्मेदारियाँ हैं, मेरी अपनी चीज़ें हैं। लेकिन हर टीचर, मैं कहना चाहता हूँ कि हर टीचर इस प्लेटफॉर्म पे खड़ा होकर आपको बेस्ट से बेस्ट पढ़ाना चाहता है। तो जो भी टीचर अपने आप को आपके लिए समर्पित करके पढ़ा रहे हैं, आपकी ज़िम्मेदारी बनती है कि आप उनको प्रोत्साहित करें। अगर टीचर्स आपको मोटिवेट करते हैं तो निश्चित रूप से आप भी उनको सहयोग दे सकते हैं अपना। आप उनको अपना प्यार भेजिए, अपना प्रेम दीजिए, उनका सम्मान कीजिए। उनके पास एनर्जी चारों तरफ से ऐसा ऑरा तैयार करती है कि वो लोग अच्छी और विशेष मेहनत करने के लिए तैयार रहते हैं। और भारत देश में हमें जन्म मिला है और हम यहाँ पर शिक्षण कार्य कर पा रहे हैं, ये तो बहुत अच्छी चीज़ है। ये हमारे लिए सौभाग्य है कि हम यहाँ पढ़ा पा रहे हैं और यहाँ के स्टूडेंट को बता पा रहे हैं कि ऐसी ऐसी चीज़ें हो सकती हैं, या जो भी हमें पता है वो चीज़ हम आपको देना चाहते हैं और उसकी कोशिश भी भरपूर चल रही है। तो भारत देश के लिए कहा गया है, ज़मीन पर घर बनाया है मगर जन्नत में रहते हैं। किसी कवि ने बहुत सुंदर लाइनें कहीं कि ज़मीन पर घर बनाया है मगर जन्नत में रहते हैं,
ये हमारी खुशनसीबी है कि हम भारत में रहते हैं। तो ये जो उन्होंने कहा, तो उसी चीज़ को मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ कि जो भी टीचर्स यहाँ पढ़ा रहे हैं वो सारे लोग बहुत मेहनत से आपकी पढ़ाई में, आपकी तैयारी में सहयोग करने का कार्य कर रहे हैं। आप सम्मान दीजिए, उन्हें खुश रखिए, उन्हें प्रेम दीजिए, और आपका जो ये प्रेम है, आपका जो भरोसा है, ये जब हम तक पहुँचता है तो हमें और अच्छे से पढ़ाने की ताकत मिलती है। आप तो मौजूद हैं परोक्ष रूप से, प्रत्यक्ष रूप से तो नहीं है, परोक्ष रूप से आप हैं, लेकिन हम ऐसा मान के चलते हैं कि आप प्रत्यक्ष बैठे हुए हैं और जो भी हमारे द्वारा आपको कंटेंट पढ़ाया जा रहा है वो बेस्ट से बेस्ट हो। अब बहुत सारे टीचरों के पास बहुत सारी सुविधाएं हैं, लेकिन हमें उन सुविधाओं पर रोना नहीं है। मेरे पास जो हैं वो मेरे लिए पर्याप्त हैं। ये सोचना है और आगे बढ़ना है। ये ना सिर्फ मेरे लिए बल्कि सभी के लिए होना चाहिए, जितने टीचर्स हैं वो भी और जितने स्टूडेंट हैं वो भी। अब कोई बच्चा एसी में बैठ के पढ़ाई कर रहा है और तुम अगर पंखे में बैठ के पढ़ाई कर रहे हो, तो पंखे में बैठे हुए तुम पढ़ाई कर रहे हो, इस बात को मत कोसो। कोशिश करो कि तुम्हारी भी ऐसी स्थिति बने कि तुम कम से कम अपने लिए एक अच्छा जीवन तुम बिल्ड कर सको, उसको जो है तैयार कर सको, उसका निर्माण कर सको। एक ऐसी चीज़ अपने अंदर आपके पास होनी ही चाहिए कि आप यत्र तत्र सर्वत्र सम्मान और वंदनीय हो, इस तरीके से आपको काम करना है, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो। ठीक है, अब देखना ध्यान से। तो हम यहाँ पर बात कर रहे थे कि इसको हम कैसे चेंज कर रहे हैं। तो द न्यूज़ ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, और इज़ क्या हो गया, इज़ हमारी हेल्पिंग वर्ब हो गई प्रेजेंट टेंस के अनुसार। अगर यहाँ पर वॉज होता, समझना ध्यान से, गड़बड़ मत करना, अगर यहाँ पर वॉज होता तो वॉज करते, ये चीज़ ध्यान रखना। जैसा टेंस है वैसा ही रखो, क्योंकि बताया था ट्रांसफॉर्मेशन में। तो अब इसके बाद देखिएगा, यहाँ पे गुड लिखा हो, उसके बाद हमने क्या किया कि दैट अपना हमने कंजंक्शन प्रयोग किया है। उसके बाद हमें पता है कि न्यूज़ जो है वो निर्जीव करता है, और निर्जीव सब्जेक्ट के होने पर अभी आपको बताया गया था, साथ ही साथ एक चीज़ और, निर्जीव करता है वो भी सही, उसके साथ हमें वन तो लगाना ही है, लेकिन उन्होंने एक चीज़ और बोली। अब आप कहेंगे सर द न्यूज़ लगा हुआ है तो इसके साथ हमें वन लगाना चाहिए था क्योंकि निर्जीव है। उन्होंने एक चीज़ बोली है, क्या बोली है कि किंतु वाक्य में अगर टू बी होने पर, यानी टू बी का प्रयोग किया जाता है, तो प्रोनाउन इट का प्रयोग कीजिए। यानी हम अगर वाक्य में किसी प्रकार से भी, किसी प्रकार के वाक्य में यदि हम क्या पाते हैं, टू बी पाते हैं, तो किसका यूज़ किया जाएगा, तो हम क्या करेंगे, किसका यूज़ करेंगे, वाक्य में इट का प्रयोग करेंगे। जब हम उसको चेंज कर रहे होंगे, ट्रांसफॉर्म कर रहे होंगे, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर टू बी आया हुआ है इसलिए हम यहाँ पर वन न लगाकर क्या लगाएंगे, इट लगाएंगे। और जब हमने इट लगा दिया तो हमें पता था कि सर अब हमें क्या करना पड़ेगा, इस जो टू आया हुआ है इसको कैन नॉट में चेंज करेंगे। क्या कसम खा रखी है कैन नॉट में चेंज करेंगे? नहीं सर, प्रेजेंट होगा तो कैन नॉट में, पास्ट होगा तो कुड नॉट में। ठीक है, और अगर यहाँ वॉज आया होता तो वॉज कर देते, इज़ आया है तो इज़ कर दिया, उसमें कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद हम क्या करेंगे, कैन नॉट। अब बी, कितने बच्चे को पता है, अभी हमने बताया कि मेन वर्ब के रूप में यहाँ पर बी का इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि बी फर्स्ट फॉर्म होती है, सेकंड फॉर्म होती है वॉज, और थर्ड फॉर्म होती है बीन। यहाँ पर बी क्या है, एक मेन वर्ब है, ये चीज़ ध्यान रखना। और कैन नॉट एक मॉडल है, तो कैन एक मॉडल है, और कैन के बाद हमेशा बी अर्थात मेन। नेक्स्ट हमारा जो उदाहरण है वो हम नीचे आ गए हैं बहुत जल्दी, और अब हमारे जो नीचे नेक्स्ट एग्जाम्पल दो बचे हुए हैं इनको हम और अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करेंगे। देखिए अगला दिखाई दे रहा है कि द कॉफ़ी इज़ टू हॉट फॉर मी टू ड्रिंक। एक सेकेंड, यहाँ पर एक शब्द पर ध्यान दो, एक छोटा सा फ्रेज़ है, शब्द नहीं कहेंगे, शब्द दो हैं, एक और एक, ठीक, ध्यान रखना। यहाँ पर लिखा हो यदि वाक्य में फॉर मी, फॉर अस, फॉर देम का प्रयोग हो, अभी बताया एडवर्ब क्लॉज बनाते समय दैट के बाद क्या करेंगे, अगर फॉर मी है तो आई करेंगे, फॉर वी है, सॉरी फॉर अस है तो क्या करेंगे, वी करेंगे। उसके बाद अगर मैं बात करूँ फॉर देम है तो दे का, फॉर हिम है तो ही का, फॉर हर है तो शी का यूज़ किया जाएगा, जैसा कि आप जानते हैं। तो अब हम इसको बना रहे हैं, ध्यान रखना कैसे बनाएंगे। पहली चीज़, कॉफ़ी निर्जीव करता है, क्लियर, ये पता ही होगा आपको। द कॉफ़ी इज़ ये प्रेजेंट को बता रहा है, टू हमारा एडवर्ब है, हॉट एडजेक्टिव है, फॉर मी ये आया हुआ है जो शब्द है, उसको हम चेंज करेंगे कैसे। उसके बाद टू ड्रिंक ये इन्फिनेटिव केस है, क्लियर, मेरे लिए, किसके लिए, ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है ना, यहाँ पर प्रीपोजिशन लगी हुई है, मी ऑब्जेक्ट है, टू ड्रिंक ये इन्फिनेटिव केस है क्योंकि टू के बाद फर्स्ट फॉर्म आई हुई है। अब हम अपना सेंटेंस देखो चेंज करते हैं, कितना आसान है। द कॉफ़ी है, सब्जेक्ट बना लिया, अगर प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट लगाओ, यानी इज़ है तो इज़ लगा दिया। अब टू को किस में चेंज करना है, सो में,
फिर हमें एडजेक्टिव लिखना है तो हॉट लिख दिया। डिग्री चेंज नहीं करनी सर, सीधी सी बात है, ये रिमूव टू ऐड टू चल रहा है, इसमें डिग्री चेंज की नहीं जाती। इसके बाद लगाएंगे कौन सा सर, दैट लगाएंगे। इसके बाद क्या लगाएंगे सर, दैट लगाएंगे। और दैट क्या है, दैट क्या है, दैट एक कंजंक्शन है जो यहाँ काम कर रहा है, एडवर्ब क्लॉज को जोड़ने से पहले उसको जोड़ने का काम कर रहा है। और आगे लिखा हुआ है दैट। अब एक सेकंड, लिखा हुआ है कॉफ़ी मेरे लिए बहुत गर्म है, या कह सकते हैं कॉफ़ी पीने के लिए, कॉफ़ी मेरे पीने के लिए बहुत गर्म है। अब मेरी बात ध्यान सुनना, कॉफ़ी मेरे पीने के लिए बहुत गर्म है, इसका मतलब यही तो हुआ कि कॉफ़ी बहुत गर्म है मेरे लिए कि मैं इसे पी नहीं सकता, या कॉफ़ी इतनी गर्म है कि मैं इसे पी नहीं सकता। यही तो, अगर मैं कह रहा हूँ कि कॉफ़ी मेरे लिए बहुत गर्म है या मेरे पीने के लिए कॉफ़ी बहुत गर्म है, इसको अगर मैं पॉजिटिव बोल रहा हूँ तो इसका नेगेटिव मैं चेंज कर सकता हूँ कि कॉफ़ी इतनी गर्म है कि मैं इसे पी नहीं सकता। नहीं शब्द पर जोर दीजिएगा कि मैं इसे पी नहीं सकता, ये नेगेटिव हो गया। लेकिन दोनों में ही सेंस नहीं बदला, जैसा कि ट्रांसफॉर्मेशन की शर्त थी कि सेंस बदलना नहीं चाहिए, तो वो नहीं बदल रहा है। कैसे नहीं बदल रहा है, सोच के देखो ना। ऊपर लिखा हुआ है कि कॉफ़ी बहुत गर्म है मेरे पीने के लिए, और नीचे मैंने यही तो कहा कि कॉफ़ी बहुत गर्म है कि मैं इसे पी नहीं सकता। दोनों ही बातों में सेंस चेंज नहीं हुआ, विदाउट अल्टरिंग इट्स सेंस, जैसा कि हमने परिभाषा में शुरुआत में पढ़ा था। अब कैसे करेंगे, द कॉफ़ी इज़, टू को किस में चेंज किया, सो में, हॉट एडजेक्टिव डिग्री लगाया, उसके बाद दैट लगाया, और आपको पता है फॉर मी मिलेगा तो किस में चेंज करेंगे, आई में। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, किस में चेंज करेंगे, आई में। और आई के बाद देखो जो टू मिला है, आपको पता होगा अब हमें कैन नॉट लगाना है। कैन नॉट ही क्यों लगा रहे हैं सर, कसम थोड़ी ना खा रखी है, कैन नॉट लगाएंगे इज़ मिलने पर, और वॉज या पास्ट में कोई हेल्पिंग वर्ब मिलती है तो हम उसको कुड नॉट में चेंज करेंगे। तो आई कैन नॉट ड्रिंक इट, इट क्यों लगाया सर, क्योंकि इट आया है कॉफ़ी के लिए। जैसे याद रखना कहाँ पे, ये क्वेश्चंस के लिए इट आया हुआ था, तो कॉफ़ी भी इसी तरीके से निर्जीव है तो हमने उसके लिए इट लगा दिया। तो इसमें कोई बाधा नहीं होनी चाहिए मेरी वजह से, मेरी कोशिश ये है कि आपको ऐसी कोई बाधा ना हो। ये सारे सेंटेंस क्लियर हो गए। अब लास्ट सेंटेंस बचा हुआ है, इसको देखते हैं। द पोएम इज़ टू डिफ़िकल्ट फॉर अस। अब देखो फॉर अस आ गया, अभी पढ़ा था फॉर मी आएगा तो आई में, फॉर अस आएगा तो बी में, और फॉर देम आएगा तो दे में चेंज कर देंगे। ऐसे फॉर हिम आएगा तो ही में, फॉर हर आएगा तो शी में चेंज कर देंगे। अब द पोएम इज़ टू डिफ़िकल्ट फॉर अस टू अंडरस्टैंड इट, इसका क्या मतलब है, ये पोएम हमारे समझने के लिए बहुत कठिन है। समझना ध्यान से, ये पोएम हमारे समझने के लिए बहुत कठिन है, ये पोएम हमारे समझने के लिए बहुत कठिन है। इसका मतलब यही तो हुआ कि ये पोएम इतनी कठिन है कि हम इसे समझ नहीं सकते। क्या कह रहा हूँ, ध्यान सुनिएगा, ये पोएम हमारे समझने के लिए बहुत कठिन है, यानी हम इस पोएम को समझने के लेवल पर नहीं हैं, यही तो कहना चाहते हैं। अब हमने इसको नेगेटिव चेंज किया, लेकिन देखो सेंस नहीं बदल रहा है। जैसे अगर मैं ये कह दूँ आम मीठा है और ये कहूँ आम मीठा नहीं है, तो तुरंत सेंस चेंज हो गया। आपने आम को खट्टा बना दिया है, आपने कहा ना मीठा नहीं है। लेकिन अगर आप ये कहें कि आम मीठा है और नीचे उसका नेगेटिव बनाएं कि आम खट्टा नहीं है, इसका मतलब है कि आम जो है वो ऑटोमेटिक मीठा ही रहा, उसका सेंस चेंज नहीं हुआ। वैसे यहाँ लिखा हुआ ये जो कविता है ये हमारे समझने के लिए बहुत कठिन है। इसका मतलब ये है कि ये जो कविता है ये इतनी कठिन है कि हम इसे समझ नहीं सकते, बस यही चीज़ बनाई गई है। इसमें क्या दिक्कत है, पहले हिंदी में ही अगर आप समझ सकते हो या सोच सकते हो तो आप इसे चेंज कर सकते हो बहुत अच्छे तरीके से। समझ लो ध्यान से, द पोएम इज़ टू डिफ़िकल्ट फॉर अस टू अंडरस्टैंड इट। क्या करेंगे सर, द पोएम है, द पोएम को द पोएम लिख देंगे, जैसे लिखा हुआ सब्जेक्ट हमारा इज़ मिला तो इज़ में ही चेंज कर दिया। क्लियर, अब हमें पता है सर टू को किस में चेंज करना है, सो में चेंज करना है, कर दिया। ठीक, अब इसके बाद सर एडजेक्टिव मिल रहा है तो एडजेक्टिव हमने डिफ़िकल्ट लगा दिया। क्लियर, अब क्या करेंगे, हमें पता है कि सर दैट कंजंक्शन लगाया जाता है, वो हमने लगा दिया, और किसके बाद लगाया जाता है, तो एडजेक्टिव के बाद लगाया जाता है। सर आपको कैसे पता, तो हमारे पास यहाँ पर एक नियम दिया हुआ है कि दिए गए एडजेक्टिव के बाद दैट का प्रयोग किया जाता है या कीजिए, तो यहाँ पर हमने दैट का प्रयोग कर दिया। अब क्या करेंगे सर, अभी आपने बताया था जैसे फॉर मी आ गया तो आपने यहाँ पर आई लगा दिया, ऐसे ही अगर वाक्य में फॉर अस आ गया है तो हम क्या लगा देंगे, अगर वाक्य में फॉर अस आ गया है तो हम क्या लगा देंगे, तो हम यहाँ पर फॉर अस के लिए क्या लगा देंगे, वी लगा देंगे। क्या लगा देंगे, वी लगा देंगे। ठीक है, ध्यान रखना। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, समझना ध्यान से, द पोएम इज़ सो डिफ़िकल्ट। अब देखो फॉर अस है, फॉर अस है, फॉर अस के लिए हमने क्या लगा दिया यहाँ सब्जेक्ट दैट के बाद। देखो क्लॉज नया जुड़ रहा है ना, तो क्लॉज नया जुड़ेगा तो सब्जेक्ट चाहिए होगा, सीधी सी बात है। और हमें पता भी है सिंपल वाक्य में एक ही जो सब्जेक्ट है वो उसकी भूमिका होती है, लेकिन जब हम कॉम्प्लेक्स चेंज करते हैं तो एक सब्जेक्ट यहाँ पर और एक सब्जेक्ट यहाँ दैट के बाद होता है। यकीन नहीं होता, एक बार दिखा देता हूँ, देखो ध्यान से, यहाँ पर ही है और दैट के बाद यहाँ पर ही आया। ठीक, ऐसे ही द क्वेश्चन के लिए आपको पता होगा निर्जीव करता है तो दैट के बाद भी सब्जेक्ट के रूप में यहाँ पर क्या आया, वन आया, जैसा कि हमें पता है रूल में बताया गया था।
फिर द न्यूज़ है तो द न्यूज़ के लिए यहाँ पर दैट के बाद देखो न्यूज़ जो होती है वो निर्जीव है, निर्जीव करता है तो यहाँ पर देखो इट आया। यानी हमें कॉम्प्लेक्स बनाने में दो क्या चाहिए होते हैं, सब्जेक्ट चाहिए होते हैं, जैसा कि हमने यहाँ पर बताया आपको। अब इसके बाद जब हमने कॉफ़ी की बात की तो देखो यहाँ पर दैट के बाद आई आ गया। क्यों आ गया? कॉफ़ी के लिए नहीं आया, कॉफ़ी के अनुसार नहीं आया। यहाँ पर एक रूल था कि जब आपको हम वाक्य में फॉर मी दे देंगे, जो सामने वाला प्रश्न करता है यदि आपको फॉर मी दे देगा तो हम दैट क्लॉज मतलब दैट कंजंक्शन के बाद जब अपना क्लॉज डिज़ाइन करेंगे तो वहाँ सब्जेक्ट के रूप में फॉर मी के लिए हम आई रखेंगे, फॉर अस के लिए वी रखेंगे और देम के लिए दे रखेंगे। तो वहाँ पर हमने सब्जेक्ट के रूप में उसका आई का इस्तेमाल किया है। नीचे वाले में क्या करना है कि सर यहाँ पर फॉर अस मिल गया है तो हम अब पोएम के अनुसार यहाँ पर इट नहीं लाएंगे, पोएम तो निर्जीव है। अब आप कहेंगे सर यहाँ वन लाना चाहिए, यहाँ इट आना चाहिए, भैया समझते हैं, लेकिन यहाँ पर उन्होंने कह दिया ना कि यहाँ फॉर अस है तो फॉर अस है तो यहाँ पर क्या कर देंगे, वी कर देंगे। क्लियर है? अब चूंकि हमारा प्रेजेंट में था, अब वो क्या कह रहे हैं, फॉर अस के बाद आपको टू मिल रहा होगा, हाँ सर मिल रहा है, तो टू के बाद फर्स्ट फॉर्म मिल रही होगी, बिल्कुल मिल रही है सर। टू के बाद देखो अंडरस्टैंड लिखा हुआ है, अंडरस्टैंड माने समझना, तो अंडरस्टैंड फर्स्ट फॉर्म होती है, अंडरस्टूड सेकंड फॉर्म होती है और अंडरस्टूड ही थर्ड फॉर्म होती है। ये चीज़ ध्यान रखना। तो दैट के बाद हमने किसका प्रयोग कर दिया, अपने सब्जेक्ट का। उसके बाद क्या करेंगे, कैन नॉट, यहाँ कांट लगा देंगे। उसके बाद क्यों कांट लगाया, प्रेजेंट है तो कैन नॉट, पास्ट है तो कुड नॉट। ये चीज़ ध्यान रखना। दैट के बाद हमें सब्जेक्ट लगाना है और सब्जेक्ट के बाद हम वी मतलब कैन नॉट लगाएंगे। ये चीज़ ध्यान रखना। क्या चेक कर लो, क्या हर जगह आपने सब्जेक्ट के बाद ही कैन नॉट लगाया? हाँ सर, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है। क्लियर? सबके बाद ही लग रहा है, तो लास्ट में भी यही होगा। तो देखो ध्यान से, दैट उसके बाद सब्जेक्ट लगा, फिर कैन नॉट लगा। ठीक, ये समझ गए आप? और लास्ट में हम फिर कैन नॉट के बाद हम अपनी मेन वर्ब लगाएंगे। मेन वर्ब है क्या सर? अंडरस्टैंड है। ये चीज़ ध्यान रखना। फिर से ऑपरेशन करना बहुत ज़रूरी है, टुकड़ों में चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर द पोएम क्या है सर? सब्जेक्ट है। इज़ क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। टू क्या है? एडवर्ब टू है। टू माने बहुत, है ना, टू मीन्स बहुत। और डिफ़िकल्ट यहाँ पर एडजेक्टिव है। फॉर प्रपोजिशन है। मी अस ये ऑब्जेक्ट है। टू प्रपोजिशन है। उसके बाद मेन वर्ब है। उसके बाद यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। ये चीज़ क्या लगे ये, और ये ऑब्जेक्ट किसके लिए आया है? पोएम के लिए। कि इस कविता को समझना हमारे लिए बहुत कठिन है, तो लास्ट में हमने क्या करा, अंडरस्टैंड, ये मेन वर्ब हो गई। और इट किसके लिए आया था? कविता के लिए। तो जैसे यहाँ पर देखो ड्रिंक इट किया गया है, यहाँ इट आया, किसके लिए? अच्छा, ये इट किसके लिए आया है? ये कॉफ़ी के लिए आया हुआ है कि इसे पीना मेरे लिए कठिन है, मैं इसे नहीं पी सकता। और ऐसे ही ये कविता हमें समझ नहीं आ सकती, तो कविता के लिए यहाँ पर इट आया है। और हमें नहीं समझ में आएगी तो वी कैन नॉट अंडरस्टैंड इट, हम इसे समझ नहीं सकते। तो कितने लोगों को आज की जो क्लास है वो समझ में आई? यहाँ तक हमारे जो एग्जाम्पल थे वो क्लियर हुए। आशा करता हूँ ये जो रिमूव टू वाला जो पूरा पार्ट था इसको मैंने पढ़ाने की कोशिश की, लेकिन अभी भी इसमें कुछ बातें हैं, एक्सेसिवली की बातें हैं, ठीक है, एक्सट्रीमली वाली बातें हैं, ठीक है, मेंड वाली बातें हैं। तो ये सारी चीज़ें अब हम समय के अनुसार, जब आपके पास ये सारी चीज़ें अब मैंने पहुँचाई हैं, अब धीरे धीरे जब हम अगली क्लास में आपको मिलेंगे तो हम उस पर भी जो शेष चर्चा बची हुई है, अभी रिमूव टू ख़त्म नहीं हुआ है, इस पर शेष चर्चा भी और बची हुई है, वो हम अगली क्लास में आपको देने की कोशिश करेंगे। और उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हम उसको भी कवर करेंगे। धीरे धीरे ट्रांसफॉर्मेशन की सीरीज़ लंबी होगी और इसमें आपको बहुत धैर्य बना के रखना है। आप सभी लोगों के सपोर्ट के लिए मैं बहुत आप लोगों का आभारी हूँ कि आप लोगों ने इतना सपोर्ट किया, इतना प्यार दिया। और मैं लगातार चाहता हूँ कि आप ये अपना प्यार, ये अपना जो प्रेम है, ये व्यवहार जो है ये बनाए रखें और आगे सारी चीज़ें शिक्षण में मेजर्स की तरफ से आपको दी जा रही हैं और आप कोशिश कीजिए कि इसको और अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करें। तो हम अपना बेस्ट दे रहे हैं कि आपको जो कंटेंट वाइज सारी चीज़ें बताई जा रही हैं वो अच्छे तरीके से आप तक पहुँचें। साथ ही एक रिक्वेस्ट और है कि आप जब भी कोई चीज़ देखेंगे, कोई सीरीज़ देखेंगे तो लाइन वाइज देखेंगे, चाहे वो ट्रांसफॉर्मेशन हो, चाहे वो सिंथेसिस हो, चाहे वो सिंटैक्स हो, या कोई भी जो सीरीज़ आगे आएंगी ग्रामर की वो आप लाइन वाइज देखेंगे। इससे फ़ायदा सिर्फ आपको ही नहीं, मतलब जिसको आप समझाएंगे वो भी आपको समझेगा कि हाँ इस व्यक्ति ने इस चीज़ की पढ़ाई ठीक तरीके से की हुई है। तो आने वाले समय में मैं फिर से इसके कुछ और टॉपिक्स जो शेष हमने आज स्टार पॉइंट में आपको बताए थे, जिन पर चर्चा हमारी इस ट्रांसफॉर्मेशन की सीरीज़ में होनी है, उसमें हम आपसे फिर मिलेंगे। और आप अध्ययन को लगातार जारी रखिए। आप सौभाग्यशाली हैं कि आपको पढ़ाई का मौका मिल रहा है और ये जो विद्या है, ये जो पढ़ाई है, ये बहुत किस्मत वालों को नसीब होती है। कोशिश कीजिए कि आप इसको अच्छे से कर सकें। तब तक अपनी फैमिली का ध्यान रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद शिक्षण मेजर्स की तरफ से।